All right, hello everyone. So welcome back. This is the platform of SB Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इस चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट है बच्चे। हम प्रॉपर एनसीईआरटी रीड करेंगे, ठीक है, और एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनेंगे एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है हमारा चैप्टर 11 का, ठीक है। पार्ट 1 में हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी का क्या कहता है, आप लोग देखिए बच्चे। यहाँ पे ये कह रहा है बच्चे, हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन से स्टार्ट करें, फिर आस्ता आस्ता हम लोग मूव ऑन करेंगे बाकी टॉपिक्स पे, बट हमारा फर्स्ट पार्ट पॉपुलेशन इंटरेक्शन से ही होगा। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ दैट इज़ इनहिबिटेड जस्ट बाय ए सिंगल स्पीशीज़। ये बोल रहा है कि क्या पूरे अर्थ में क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ उस एरिया में एक ही स्पीशीज़ रहती हो, उस एरिया में और कोई भी स्पीशीज़ नहीं रहती हो। तो मेरी तरफ से आंसर है बच्चे नो, ठीक है बेटा, क्योंकि स्पीशीज़ जो होती है बच्चे वो डिपेंड होती है दूसरी स्पीशीज़ पे। वो आपकी कोई भी स्पीशीज़ हो, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये आंसर है इसका। फिर आगे बोल रहा है, देयर इज़ नो सच हैबिटाट एंड सच अ सिचुएशन इज़ इवन इनकंसीवेबल्स। इनकंसीवेबल का मतलब होता है बच्चे कि कोई भी जो स्पीशीज़ है उसको सर्वाइव करने के लिए कम से कम इवन इनकंसीवेबल एटलीस्ट 2 स्पीशीज़ रिक्वायर्ड होती हैं ग्रोथ के लिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर प्लांट जो होते हैं वो इंडिविजुअली सर्वाइव कर सकते हैं, दूसरी स्पीशीज़ के बिना प्लांट इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। बच्चे आप खुद देख सकते हो, जैसे प्लांट्स हैं, है ना, तो प्लांट का जो लीफ गिरेगा नीचे, है ना, प्लांट का जो लीफ गिरेगा तो उसको डिकम्पोज़र चाहिए होते हैं बच्चे। जैसे डेड प्लांट या डेड एनिमल हैं तो उनको डिकम्पोज़र की रिक्वायरमेंट होती है। जो डिकम्पोज़र हैं बैक्टीरिया, फंजाई, वो किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देंगे बच्चे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में। किस में? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट वो होता है एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स प्लांट के लिए, जो प्लांट की रूट एब्जॉर्ब कर पाएँ सॉइल में, ठीक है। तो अब देखो, जैसे लिविंग प्लांट है बेटा, मानो जैसे लिविंग प्लांट है, तो लिविंग प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर है। क्या है? प्रोड्यूसर है, फोटोसिंथेसिस करेगा बच्चे। बट फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को क्या चाहिए बच्चे? फोटोसिंथेसिस अकेले नहीं कर सकता, उसको डिकम्पोज़र की ज़रूरत पड़ेगी बच्चे। प्लांट को सॉइल से क्या चाहिए? वाटर, CO2 तो चाहिए बच्चे, है ना। और वाटर और CO2 एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, मतलब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की फॉर्म में कौन बना के देगा? डिकम्पोज़र देगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो लिविंग प्लांट है वो भी न्यूट्रिएंट कहाँ से लेता है? सॉइल से। तो किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया? डिकम्पोज़र के ऊपर डिपेंडेंट हो गया ना बच्चे प्लांट भी। तो डिपेंड्स अपॉन डिकम्पोज़र, कौन? ग्रीन प्लांट, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप और भी बहुत सारी एग्जांपल इसमें देख सकते हो कि कोई भी स्पीशीज़ नहीं है जो इंडिविजुअली सर्वाइव कर सकती है। प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना, ऑटोट्रॉप से, प्रोड्यूसर है, बट फिर भी प्लांट को वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, इम्पॉर्टेंट मिनरल की एब्जॉर्प्शन के लिए डिकम्पोज़र की ज़रूरत होती है ना बेटा, ठीक है। देखो फिर उसके बाद, फॉर एनी स्पीशीज द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज़ 1 or more स्पीशीज ऑन विच इट कैन बी फीड। तो मतलब हर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए या फीड करने के लिए कम से कम 2 स्पीशीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। इवन अ प्लांट स्पीशीज विच मेक इट्स ओन फूड कैन नॉट सर्वाइव अलोन। प्लांट स्पीशीज ही अपने लिए खाना अकेले नहीं बना सकते, ठीक है ना। सिंगल स्पीशीज अगर प्लांट है तो वो अपने लिए खाना नहीं सिंथेसाइज कर सकता है। इट नीड्स सॉइल माइक्रोब्स, उसको क्या चाहिए? सॉइल के माइक्रोब्स चाहिए टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर। ये कौन सा मैटर है बच्चे? डेड प्लांट्स, एनिमल, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, है ना। एंड टू रिटर्न इन द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स होती है मिनरल्स की, जिनको प्लांट इजिली एब्जॉर्ब कर पाए, फॉर एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर प्लांट की एब्जॉर्प्शन जो है न्यूट्रिएंट की, वो किसके द्वारा हो रही है? माइक्रोब्स के द्वारा हो सकती है। तो प्लांट फिर इंडिविजुअली नहीं सर्वाइव कर सकता ना बेटा, ठीक है। तो ये पहला पैराग्राफ बच्चे क्लियर हो गया आपको,
ठीक है। अब सेकेंड पैराग्राफ में क्या कह रहा है, एंड देन हाउ विल द प्लांट मैनेज पॉलिनेशन विदाउट एन एनिमल एजेंट्स। तो प्लांट के अंदर पॉलिनेशन कैसे हो सकती है बच्चे, एक तो आप कह रहे थे न्यूट्रिएंट, ना ही तो वो अपने लिए फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर सकता है बिना माइक्रोब्स के, तो माइक्रोब एक दूसरी स्पीशीज़ आ गई। तो अब प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो भी कैसे होती है, पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा ही होती है। पॉलिनेशन जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प से होती है। तो अब प्लांट जो है तो वहाँ पर भी उसको एनिमल की रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, कुछ एनिमल्स। तो वहाँ पर भी प्लांट को रिप्रोडक्शंस के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ ऑब्वियस दैट इन नेचर एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रोब डू नॉट and cannot live in isolation but interact in various ways, है ना, interact in various ways to form a biological community। ठीक, तो अब हमारे पास बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्या होती है बच्चे, जैसे एक एरिया में एक पॉपुलेशन, जैसे एल्गा आ गई, दूसरी ब्रायोफाइटा आ गई, तीसरी रैबिट्स आ गई, फिर लाइन की पॉपुलेशन आ गई। मतलब ये जो आपके पास कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है ना एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसी को हम कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, क्या हो गई कम्युनिटी बच्चे, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस है ना, तो उन सभी को कंबाइन करके हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी। तो अब इनकी आपस में हमने इंटरेक्शन देखनी है। इवन इन मिनिमल कम्युनिटीज़ मैनी इंटरेक्टिव लिंकेज एग्जिस्ट ऑल्दो ऑल मे नॉट बी रेडियली अपीयरेंट। तो बोल रहा है कि ऑर्गेनिज्म के बीच में एकदम से आपको इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलेगी, हो सकता है स्लोली इंटरेक्शंस आपको देखने को मिल सकती है। रेडियली मतलब स्लो लिंकेज एक दूसरे के बीच में आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, बट इंटरेक्शन डेफिनेटली होती है एक स्पीशीज़ को सर्वाइव करने के लिए दूसरी स्पीशीज़ से, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पैराग्राफ 3 क्या कहता है, इंटरस्पीशीज इंटरेक्शंस। जो इंटरस्पीशीज इंटरेक्शन है वो क्या होता है, मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज जब compete करती हैं सेम रिसोर्स के लिए, लाइक ग्रास है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जैसे रैबिट और गोट एक सेम ग्रास के लिए compete कर रहे हैं, तो उस कंपटीशन को हम इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक। अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। इंटरेक्शन, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन कैसे, दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में राइज होती है किसी सेम रिसोर्स के लिए। दे कुड बी बेनिफिशियल, वो बेनिफिशियल भी हो सकती है, या डिट्रीमिनेंटल, डिट्रीमिनेंटल का मतलब लॉस भी हो सकता है। इंटरेक्शन कैसी हो सकती है बच्चे, बेनिफिटेड भी और लॉस वाली भी, और ऐसी इंटरेक्शन भी जिसमें ना बेनिफिट हो ना लॉस हो, उसको जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, नीदर हार्म नॉर बेनिफिट। टू वन ऑफ द स्पीशीज आर बोथ assigning a positive sign for beneficial interactions and sign for detrimental, that is negative, and 0 for neutral interaction. Let us look at all the possible outcome of interspecific interaction। तो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन से क्या आउटकम आते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आप देखेंगे नेम ऑफ इंटरेक्शन। टोटल कितनी है बच्चे हमारे पास, 6। टोटल कितनी इंटरेक्शन है, 6। अब देखो जैसे दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, हमने समझाया था इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में होती है, जैसे रैबिट और गोट आ गया, ये डिफरेंट है। अब देखो, अब इसमें एक को बेनिफिट हो सकता है, एक को लॉस हो सकता है। तो बोल रहा है कि अगर जहाँ पर दो स्पीशीज़ compete कर रही हैं, दो डिफरेंट स्पीशीज़ compete कर रही हैं, स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी, तो अगर उन दोनों ही स्पीशीज़ को बेनिफिट हो रहा है तो उस इंटरेक्शन को हम म्यूचुअलिज्म बोलेंगे। बोथ द स्पीशीज़ आर गेट बेनिफिटेड, उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअलिज्म। अगर स्पीशीज़ ए को लॉस हो रहा है, बी को भी लॉस हो रहा है, मतलब जिस इंटरेक्शन में दोनों ही स्पीशीज़ को लॉस हो रहा है उसको हम कंपटीशन बोलेंगे। और जिस इंटरेक्शन में एक स्पीशीज़ को बेनिफिट हो रहा है दूसरी को लॉस हो रहा है उसको हम प्रीडेशन बोलेंगे, ठीक है बच्चे। और पैरासाइटिज्म मतलब जिसमें एक को बेनिफिट हो रहा है और एक को लॉस हो रहा है, ठीक। और कमेंसलिज्म जिसमें एक स्पीशीज़ को बेनिफिट और एक को ना बेनिफिट और ना लॉस। और एमेंसलिज्म में जिसमें एक को लॉस हो रहा है और दूसरी को ना बेनिफिट और ना लॉस। तो अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं बच्चे, ठीक है। अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। देखो जैसे बोथ द स्पीशीज़ बेनिफिटेड, दैट इज़ म्यूचुअलिज्म, एंड बोथ लॉसेस, दैट इज़ कंपटीशन इन देयर इंटरेक्शन with each other. In both parasitism, predations
ओनली वन स्पीशीज बेनिफिट, पैरासाइट एंड प्रीडेटर, एंड अदर इज लॉस, दैट इज प्रे एंड होस्ट। ठीक है बच्चे। अब फिर उसके बाद हम लोग इसमें आ जाते हैं, एंड द इंटरेक्शन इज डिटर्मिनेंटल, मतलब नेगेटिव इंटरेक्शंस टू ईच अदर, होस्ट एंड प्रे, होस्ट और प्रे की क्या इंटरेक्शन होगी, नेगेटिव, और प्रीडेटर और पैरासाइट की क्या होगी, पॉजिटिव। द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड, जहाँ पर एक स्पीशीज को बेनिफिट है, एंड अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, इज कॉल्ड कमेंसिलिज्म, मतलब एक जीरो आ गया और एक प्लस आ गया। ठीक। एंड एमेंसिलिज्म ऑन द अदर हैंड, वन स्पीशीज इज हार्म्ड, एक स्पीशीज को नुकसान पहुंच रहा है, वेयर एज अदर इज अनफेक्टेड, कैसा आएगा, वन, एक माइनस और दूसरा जीरो। ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है जैसे प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म एंड कमेंसिलिज्म, ये दोनों स्पीशीज साथ साथ में रहती हैं, है ना, दोनों स्पीशीज साथ साथ में रहती, शेयर अ कॉमन कैरेक्टर, द इंटरेक्टिंग स्पीशीज लाइव क्लोजली टुगेदर। ठीक है, तो इनको अब हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो जैसे प्रीडेशन आ गया बच्चे, प्रीडेशन में आपको क्या देखना है बच्चे, क्वेश्चन पूछा है व्हाट वुड हैपन टू ऑल द एनर्जी फिक्स्ड बाय ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, what would happen to all the energy fixed by autotrophic organism if the community has no animal to eat the plant। बोल रहा है कि अगर एक ट्रॉपिक पे एनर्जी फिक्स है और उसको कंज्यूम करने वाला कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, मानो एक प्लांट है मेरे पास, एक प्लांट है और उसको खाने वाले हर्बीवोर्स हैं ही नहीं, उसको कंज्यूम करने वाले हर्बीवोर्स नहीं है, सारी एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल पे फिक्स है, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी फ्लो नहीं होगा बच्चे, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। मानो जैसे ग्रास के ऊपर काउ डिपेंडेंट है, तो अगर काउ है ही नहीं, कार्निवोरस है ही नहीं, सॉरी हर्बीवोरस है ही नहीं, तो अब जो इन हर्बीवोरस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मतलब ट्रॉपिक लेवल थर्ड वाला ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है ना बच्चे, इकोसिस्टम ही इम्बैलेंस हो जाएगा। समझ आई बच्चे। ठीक है। यू कैन थिंक ऑफ प्रीडेशन एज नेचर वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू द हायर ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ द एनर्जी फिक्स्ड बाय द प्लांट। जैसे ये हमारा लोअर ट्रॉपिक लेवल है ना, प्रोड्यूसर क्या है, लोअर ट्रॉपिक लेवल है, और हर्बीवोरस क्या है, हायर ट्रॉपिक लेवल है, तो एनर्जी यहाँ से ही हायर लेवल पे जाएगी ना, लो से हाई एनर्जी ट्रांसफ़र होगी बच्चे। ठीक है। तो इफ़ कंज्यूमर इज़ प्रेजेंट, एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल, अगर नहीं है तो एनर्जी फ्लो रुक जाएगा और इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे। ठीक है। ठीक है। अब देखो आगे क्या कहता है, जैसे एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। व्हेन वी थिंक ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे, मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ टाइगर एंड डियर। जब भी हम प्रीडेटर और प्रे के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में टाइगर और डियर आ जाते हैं, दैट रेडियली कम टू आवर माइंड, है ना। ठीक है। और बहुत कम, बहुत स्लो हमारे दिमाग में क्या आता है, मोस्ट प्रोबेबली क्या, टाइगर और डियर। टाइगर क्या है, प्रीडेटर, और डियर क्या है, प्रे। बट बहुत लीस्ट हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं, स्पैरो ईटिंग एनी सीड। देखो इधर मैं आपको बताता हूँ, पहले इधर देखो, जैसे प्रीडेशन, टाइगर क्या है, प्रीडेटर है, और डियर क्या है, प्रे है। ठीक है बच्चे। ऐसे ही हमारे पास स्पैरो क्या आ जाती है, ये प्रीडेटर है, और सीड क्या है, प्रे, स्पैरो सीड खाती है। ठीक है बच्चे। ऐसे काऊ क्या है, प्रीडेटर है, ग्रास क्या है, प्रे है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कि बड़ा लीस्ट हमारे माइंड में आता है कि स्पैरो ईटिंग एनी सीड, तो ये भी तो स्पैरो प्रीडेटर और सीड क्या आ गया बच्चे, प्रे। इज़ नो लेस प्रीडेटर, ये भी इससे कम नहीं है। ऑल दो एनिमल ईटिंग प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड, जैसे एनिमल जो है, एनिमल क्या आगे बचे, प्रीडेटर, और प्लांट्स के आगे प्रे। तो 3 एग्जाम्पल हम किसकी सीख गए, प्रीडेटर की, प्रीडेशंस की 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने सीख ली। ठीक है। यहाँ तक एज दे आर a broad ecological context not very different from predator। ठीक है बच्चे। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं, जैसे पैराग्राफ नंबर 7 में क्या बोल रहा है, बिसाइड एक्टिंग ऑन कंड्यूट, जैसे प्रीडेटर जो है बच्चे वो एक्ट करता है पाइप की तरह। जो प्रीडेटर है, मानो अगर प्रीडेटर जो है, मैं कह रहा हूँ काऊ जो है वो प्रे के ऊपर, मतलब काऊ का प्रे क्या होगा, घास, तो काऊ क्या है, प्रीडेटर। तो अब इस काऊ को तो नेक्स्ट कंज्यूम करेगा तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी ना,
तो ये जो प्रीडेटर एक्ट करता है बच्चे पाइप की तरह, उसको कंड्यूक्ट टर्म यूज़ की है, तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल। तो T1 में अगर ग्रास है तो T2 में काऊ है, तो T3 में टाइगर होगा, तो ऐसी एनर्जी T1 T2 T3 में ट्रांसफ़र हो रही है बच्चे। प्रीडेटर प्ले अदर इंपॉर्टेंट रोल, एक और प्रीडेटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। मानो जैसे क्या है इसको मैं बताता हूँ। मानो मेरे पास कार्निवोरस है कोई, ये प्रीडेटर है, ठीक है, तो इसका ये प्रे है, ठीक है, ये कोई कार्निवोरस है और मानो ये प्रीडेटर है और ये इसका प्रे है, तो ये कंप्लीट इसको कंज्यूम नहीं करेगा। कभी भी प्रीडेटर अपने प्रे को कंप्लीट कंज्यूम नहीं करता है, थोड़ा सा करेगा। अगर मतलब थोड़ा खाया इतना रहने देगा, इतना छोड़ देगा, क्योंकि प्रीडेटर बहुत क्लेवर होता है। अगर वो कंप्लीट प्रे को ख़त्म कर देगा तो आगे रिप्रोड्यूस नहीं होंगे, नंबर मल्टीप्लाई नहीं होंगे उसके। तो बच्चे जो हमारे पास प्रीडेटर होता है ये काफ़ी क्लेवर होता है, क्योंकि ये कंप्लीट प्रे को नहीं ख़त्म करता, अदरवाइज प्रीडेटर एलिमिनेट हो जाएगा ना बच्चे। अगर प्रीडेटर जो है वो कंप्लीट प्रे को कंज्यूम कर लेगा तो बचेगा नहीं, तो आगे मल्टीप्लाई नहीं करेगा, तो फिर तो प्रीडेटर खुद ही भूखा मर जाएगा। समझ आई? ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि इफ़ प्रीडेटर आर एब्सेंट, मानो कि अगर हम प्रीडेटर को निकाल देते हैं, प्रीडेटर अगर एब्सेंट हो जाता है तो पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगी ना, प्रे की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो उससे इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, बट द प्रीडेटर या प्रे स्पीशीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन। अगर हम प्रीडेटर को रिमूव कर देते हैं तो प्रे की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, डेंसिटी, एंड कॉज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी। व्हेन सर्टन एक्जॉटिक स्पीशीज होती है एलियन स्पीशीज, फॉरेन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस इनटू द ज्योग्राफिकल एरिया। मानो कोई फॉरेन स्पीशीज हमारे एरिया में आ जाती है, दे बिकम इन्वेजिव, काफ़ी डेंजरस हो जाएगी, जैसे कैरेट ग्रास आ गया, कांग्रेस ग्रास जिसको बोलते हैं, वाटर हैसंथ, वेस्ट बंगाल में जैसे टेररा बंगाल बोला जाता है उसको, स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट बिकॉज इन्वेड लैंड डज नॉट हैव एनी नेचुरल प्रेडेटर। क्योंकि इसका प्रेडेटर हमारे पास कोई होता नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, अपने नंबर को फास्ट मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है बच्चे, तो उससे क्या हो जाएगा, एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ के लिए दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, जैसे हमने पैराग्राफ नंबर 8 में देखा, 8th पैराग्राफ में हम क्या देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, द प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया। तो ये प्रिकली पियर कैक्टस जो है ये क्या है, एग्जाम्पल है एग्जॉटिक स्पीशीज़ की, जो ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस हुई थी 1920 में। उसने एक बहुत हड़कंप मचा दिया था, बहुत फास्ट स्प्रेड कर रही थी, बहुत सारे एरिया में ये कैक्टस जो है ये स्प्रेड कर गया था, मतलब वीड हो सकती है ये। ठीक है, पूरे में फैल गया था बहुत सारे एरिया में उसके। क्यों? क्योंकि उसके पास उसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं था, तो वो फास्ट मल्टीप्लाई कर गया। ठीक है, द इन्वेजिव कैक्टस वॉज बॉट अंडर कंट्रोल, द इन्वेजिव कैक्टस वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल ओनली आफ्टर अ कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर। अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब हमने आर्टिफिशियली मोथ प्रेडेटर तैयार करके उस खेतों में डाल दिया है फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट फॉर इंट्रोड्यूसिंग इट्स द कंट्री। अब वो क्या करेगा, वो प्रेडेटर एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल काम करेगा, है ना, इन द लैंड, आर्टिफिशियली तैयार किया है, किल इंसेक्ट, पेस्ट, वीड, है ना। अब हम डिपेंडेंट नहीं है किसके ऊपर, मतलब उसको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो इकोसिस्टम के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अब ये जो हमने खुद से तैयार की है मोथ, तो ये कंप्लीट हमारे प्रिकी पियर कैक्टस को ख़त्म कर देगी। ठीक है बच्चे, फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट फॉर इंट्रोड्यूस इनटू द कंट्री। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अडॉप्ट एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रेडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। ठीक है, 9th पैराग्राफ में बताया कि प्रेडेटर ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी। देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये एक पार्टिकुलर एरिया है और इस एरिया में हम क्या कर रहे हैं, स्टारफिश पायस्टर, ये क्या है, मानो जैसे ये बोल रहा है कि जो प्रेडेटर होता है वो हमें मेंटेन, स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। वो कैसे? क्योंकि अगर नंबर नहीं बढ़ने देगा तो दूसरी स्पीशीज भी प्रोड्यूस होंगी कम्युनिटी में, अगर स्पीशीज बढ़ गई तो दूसरी नहीं आ पाएंगी। बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग द कंपीटिंग प्रे स्पीशीज इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, स्टारफिश पायस्टर इज एन इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर। इन एन field experiment,
When all the starfish were removed from the enclosed intertidal area, more than 10 species of the invertebrate become extinct within a year because interspecific competition। समझो इसको। जैसे हमारे पास क्या है कि ये स्टारफिश जो है पायस्टर जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है, प्रीडेटर है और ये किस पे फीड करती है, मोलस्क पे फीड करती है। ठीक है, तो अब क्या है, प्रे क्या है, मोलस्क, और प्रीडेटर क्या है, स्टारफिश। ठीक है, ये मोलस्क इन्वर्टिब्रेट हैं बच्चे। तो अब इनका पॉपुलेशन कंट्रोल किसके पास है, स्टारफिश के पास है इनका पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है बच्चे, ये स्टेबल हैं ड्यू टू स्टारफिश, क्योंकि ये स्टारफिश इनको खाती है। अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो इनका नंबर बढ़ जाएगा बच्चे, मोलस्क का नंबर बढ़ जाएगा, है ना। तो नंबर बढ़ जाएगा तो ये क्या करेंगे, दूसरी स्पीशीज़ ये जो ए बी सी डी इनको डिस्टर्ब कर देंगे, है ना। तो अब क्या होगा, इन ये जो स्पीशीज़ हैं बच्चे, ये जो स्पीशीज़ हैं ये फाइट करना शुरू कर देती हैं, ये स्पीशीज़ और किसके साथ, मोलस्क के साथ। तो ये डिफरेंट स्पीशीज़ का इंटरेक्शन हो गया ना बच्चे, तो इसी को हम इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। और इस फाइट में हमारे मोलस्क का नंबर जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेडेटर देखा आपने, प्रेडेटर जो है वो स्पीशीज़ को डिक्रीज़ कर रहा है ना बच्चे। अगर प्रेडेटर होगा उसका नेचुरल तो वो खुद ब खुद बैलेंस करके रखेगा, अगर वो डिलीट हो जाएगा तो एब्रप्टली कोई स्पीशीज़ इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, यहीं पे देखो जैसे इंपॉर्टेंट प्रीडेटर इन द फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टारफिश वर रिमूव्ड, मानो हम स्टारफिश पायस्टर को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द इनक्लोज्ड इंटरटाइडल एरिया, मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ द इनवर्टिब्रेट बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, विद इन 10 ईयर्स, विद इन ईयर्स, एक ही साल में, बिकॉज इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो जाता है ना। ये जैसे आ गई और ये आ गई, ये अलग हो गई, मोलस्क अलग है, ABC अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ़ अ प्रेडेटर इज़ टू एफिशिएंट, अगर प्रेडेटर बहुत एफिशिएंट है एंड ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे, और ज़्यादा अपने प्रे को मार रहा है, देन द प्रे माइट बिकम एक्सटेंट, तो प्रे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, एंड फॉलोइंग इट द प्रेडेटर विल ऑल्सो बिकम एक्सटेंट। ठीक है, तो प्रेडेटर भी ख़त्म हो सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 7 पे मैंने बताया था आपको कि प्रेडेटर जो होता है वो कंप्लीट अपने प्रे को ख़त्म नहीं करता है, नहीं तो वो खुद भी ख़त्म हो सकता है। दिस इज़ द रीज़न फॉर प्रीडेटर इन नेचर आर प्रूडेंट, यही रीज़न है कि प्रीडेटर जो प्रीडेटर होता है वो काफ़ी क्लेवर होता है। प्रे स्पीशीज हैड इवॉल्व वेरियस डिफेंस टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रीडेशन, इस प्रीडेशन से प्रे स्पीशीज ने बहुत सारे लेसन समझ लिए कि हमने अपने आप को कैसे बचाना है इससे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पैराग्राफ नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।